नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी बुक का आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 कराने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर आपके 4 सिचुएशंस दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर पहला ही सिचुएशन लिखा है, बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं होता। आई हैव टू सॉल्व दिस ऑल्सो। इसको मैंने सॉल्व करके भी दिखाना है। सो मैंने फर्स्ट सिचुएशन लिए, फिर मैं सेकंड, फिर उसको सॉल्व करूंगा, थर्ड एंड इस तरह से। तो एक एक करके पेशेंस बनाए रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सिचुएशंस होती हैं या जो कंडीशंस होती हैं, हमें उनके टर्म्स फाइंड आउट करने होते हैं। और उसने बोला है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स या टर्म्स जो होते हैं उसके 1, 2, 3 इस तरह से ना ऑर्डर वाइज जो आता है, पहले फर्स्ट आ गया, फिर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया एंड सो ऑन। क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं? आपको ये पूछा है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर बनाते हैं एंड व्हाई, क्यों बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो क्यों, उसका रीजन देना पड़ेगा। क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी आपकी? तो चलो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सिचुएशन आपकी दे रखी है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। आपको समझ में आ रहा होगा। टैक्सी फेयर, देखिए जब हम टैक्सी हायर करते हैं, आ रहा है समझ में, तो एक तो है ना फिक्स उसका क्या होता है, चार्ज होता है कि जी मैं है ना 200 फिक्स चार्ज है मेरा। फिर उसके बाद में हर किलोमीटर जो भी आपने ट्रेवल करना है मैं 20 रुपीज चार्ज करूंगा पर किलोमीटर का। तो मान लीजिए कि आपने केवल 1 किलोमीटर जाना है। देखिए ये कंसेप्ट है ना, ये हर जगह लागू होता है। कहीं जो है ना आप ये बोले कि 20 रुपीज पर किलोमीटर मैं दे दूंगा, आप 1 किलोमीटर जाकर के उतर जाते हैं और वो तो 10 लाख की टैक्सी आपकी लेकर के आपको बिठा करके 1 किलोमीटर जा रहा है, आप 20 रुपए दे करके उतर जाएंगे। भाई ये बात तो गलत है। इसलिए टैक्सी फेयर जो होता है डिफरेंट सिटीज में है ना, वहां पर एक फिक्स चार्ज होता है। आप टैक्सी में बैठ जाइए, फिक्स चार्ज उन्होंने 200 रुपीज का रखा है, बैठ करके आप जो है और थोड़ी दूर चल के उतर जाइएगा। मेरा मतलब है 1 किलोमीटर पूरा नहीं करें तो वो आपको बोलेगा 200 मेरा फिक्स चार्ज है, आप दे दीजिए। ठीक है, अगर 20 रुपीज पर किलोमीटर का ही देना है तो 20 रुपए में 1 किलोमीटर, वो वाली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर बहुत कम डाला हुआ है उन्होंने। ठीक है, पहला किलोमीटर देना है आपने चार्ज, तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना दे रखा है 15 रुपीज एंड फॉर नेक्स्ट है ना ईच एडिशनल किलोमीटर यू हैव टू पे ₹8। चलो देखो फर्स्ट किलोमीटर यानी हमने जो हमारा पहला टर्म है, ध्यान देना है आपने, फर्स्ट किलोमीटर का कितना पे करना है 15 रुपीज। तो A1 इज माई 15। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कितना किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है 15 रुपए, 2 किलोमीटर आपको जाना है तो उसने बोला है कि पहले किलोमीटर का 15 रुपए लगेगा 15 रुपीज, फिर हर एक किलोमीटर का 8 रुपीज ऐड होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने A2 फाइंड आउट करना है और मुझे 2 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर में क्या करना है, आपका पहला तो 15 रुपीज पे करना ही करना है और नेक्स्ट ये 1 किलोमीटर का हो गया, अगले 1 किलोमीटर का कितना हो गया 8 रुपीज हो गया। तो दोनों मिलाकर के कितना हुआ 23 हो गया। ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है, इफ यू हैव टू ट्रेवल फॉर 2 किलोमीटर, तो कितना देना है चार्ज आपने? देखिएगा ये जो 23 बना 2 किलोमीटर का बना, 3 किलोमीटर का चाहिए मुझे, तो 8 और इसमें ऐड कर लूंगा, तो मेरा तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसी तरह से मेरा 4 किलोमीटर चलना है मुझे, तो इसमें और ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? पहले किलोमीटर का 15 रुपीज, अगर 2 किलोमीटर जाना है तो यू हैव टू पे 23 रुपीज, 8 ऐड कर देंगे। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो आपने 8 इसमें ऐड करना है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 31 एंड 39 एंड सो ऑन। इस तरह से 8 रुपए 8 रुपीज आपका इस नंबर में ऐड हो जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर में 8 ऐड हो जाएगा,
फिर अगला नंबर आ जाएगा एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, ठीक है ना, जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती, आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 या 4 टर्म हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करना पड़ता है। अब देखो लिखने को तो और लिख लीजिए, अगर आप 5 किलोमीटर जा रहे हो, आपका 5th टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 8 और ऐड कर लीजिए, ये 47 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके टर्म्स और आते जाते हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं वो कि does the list of numbers involved make an arithmetic progression, क्या ये आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसे कैसे चेक करते हैं। एंड वाई का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए मैंने आपको बताया था कि a2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आपका 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए और उनका डिफरेंस निकालना है, यानी इस टर्म राइट हैंड वाले टर्म से लेफ्ट हैंड वाले टर्म को माइनस करना है, तो A2 माइनस A1 कितना बना आपका 23 माइनस 15, दिस इज 8। A3 31 माइनस 23, हाउ मच 8। एंड A4 इज कितना 39 माइनस 31, दिस इज आल्सो 8। इस तरह से इसको करें आप तो 47 माइनस 39, इट इज आल्सो 8। तो इस तरह से हमने देखा कि हर केस में यानी द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers या बिटवीन 2 consecutive terms इज ऑलवेज 8, है ना। तो इसका मतलब दिस इज द कॉमन डिफरेंस। एंड y का आपको रीजन मिल गया ना, ठीक है ना। चलो यहाँ ये बात क्लियर होती है कि 2 consecutive terms का डिफरेंट 8 आ रहा है हर केस में, तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से ना टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर टर्म हमने फाइंड आउट कर लिए, फिर हमने क्या देखना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा बिटवीन 2 consecutive numbers। और अगर ये क्लियर हो जाता है then we can what, we can conclude that the progression या the number of the series of numbers, this is what arithmetic series, this is what arithmetic progression, arithmetic sequence, understood। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है। अब जो वैक्यूम पंप है हमने उसमें लगा दिया, एक बार में वो सिलेंडर से कितनी एयर को बाहर निकालता है, कितनी एयर को रिमूव करता है, 1/4 एयर को। मान लीजिए सिलेंडर में आपका 100 kg है, वैसे 100 kg वाले, चलो 100 kg मान लीजिए आप, ठीक है, मैं एक्स करके लूंगा इसको, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ कि 100 kg है। वैक्यूम पंप हमने ऑन किया, कितना 1/4 निकाल दिया, यानी 100 का 1/4 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम गैस निकल गई। रह कितना गया उसमें रह गया केवल 75 किलोग्राम गैस, ठीक है। अब 75 किलोग्राम गैस है, फिर से ऑन करा हमने वैक्यूम पंप, तो 75 किलोग्राम का 1/4 निकालेगा। आपको समझ में आना चाहिए, 75 किलोग्राम का 1/4 निकल जाएगा, फिर गैस कम हो जाएगी। चलो क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, इसके टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि वो एपी है या नहीं है। ये देखिए, मान लीजिए कि सिलेंडर में इस समय x किलोग्राम गैस भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, x किलोग्राम आपका गैस भरा हुआ है। लिखा हुआ है कि when a vacuum pump removes 1/4 of their remaining in the cylinder। अब इसका 1/4 इससे निकालना है हमने, तो देखो x से इसका 1/4 ऑफ x निकालना है, तो x माइनस एक्स बाई 4, तो 4 बन जा 4, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 3x बाई
4। कितना रहा मेरा गैस अब उसके अंदर 3x/4 रह जाएगा। ठीक है जी। वैक्यूम पंप फिर ऑन करा हमने। अब वैक्यूम पंप ने किसका कितना निकाला, ये जो 3x/4 है, ये जो 3x/4 गैस बची है इसमें से 1/4 इसी का निकाल देगा, यानी 1/4 ऑफ 3x/4 यहाँ पर, यानी हमारी गैस कितनी है 3x/4 है, उसमें से इसी का 1/4 निकालेगा। तो देखो दिस इज 3x/4 माइनस, तो क्या हो जाएगा 3x/16 हो जाएगा। 16 एलसीएम ले लोगे आप, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x। आपको समझ में आना चाहिए ये कैलकुलेशन। एंड 16 बन जा, और ये आ जाएगा कितना आपका 3x, तो ये 9x/16 आ जाएगा। हमारा थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 9x/16। हमारी गैस कितने किलोग्राम बची उसमें 9x/16 किलोग्राम बची। अब 9x/16 किलोग्राम है, वैक्यूम पंप फिर से निकालता है, इसका 1/4 निकाल देगा, तो कितना बचेगा, तो जो 9x/16 किलोग्राम है इसका 1/4 निकाल देगा, यानी 9x/16 का 1/4 निकाल देगा इस बार। तो कितना हो जाएगा 9x/16 माइनस ये 9x/64 हो जाएगा, और 64 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 16 4 जा 64, 4 9 जा 36 x हो जाएगा, ये 1 टाइम एंड 9x हो जाएगा। ये आपका 27x/64 गैस बचेगा। तो ये फोर्थ टर्म इज 27x/64। ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो भी टर्म आएगा उसका 1/4 उसमें से माइनस कर देंगे, अगला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमने बात की थी, किसकी बात की है यहाँ पर, कि जो टर्म्स आए हैं क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। हमारे टर्म्स कौन कौन से हैं, x 3x/4, 9x/16, 27x/64। क्या ये टर्म्स जो इन्वॉल्व हैं इसमें सीरीज में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। एक बात समझ में आ गई कि इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। क्या बताया था मैंने, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन, ये हमें चेक करना होगा। देखते हैं जी। a2 माइनस a1 यानी 3x/4 माइनस x, ये चेक करना है हमें। या चेक करना है 9x/16 माइनस 3x/4। ठीक है ना। और ये a4 माइनस a3 करना है, तो 27x/64 माइनस 9x/16 चेक कर लीजिए। 3x/4 माइनस x करना है हमने, तो 3x/4 माइनस x। बच्चे लोग आपको थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा, जैसे 4 1 जा 4x, तो क्या हो गया आपका 3x माइनस 4x/4 इज इक्वल टू माइनस x/4। पहला डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, दिस इज माइनस x/4। अब 9x/16 है आपका, 9x/16 माइनस का है कितना, देखिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा 3x/4 को, 3x/4 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 बन जा, तो दिस इज 9x। ठीक है ना। माइनस का 4 4 जा एंड 4 3 जा 12, दिस इज कितना 12x। तो कितना बचा आपका माइनस का 3x/16 बचा। ठीक है ना। ये आपका माइनस 3x/16 बचा। देखो क्लियर तो यही हो गया कि माइनस x/4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3x/16। क्लियर है ना। इसको और करके देख लेते हैं। 27x/64 माइनस 9x/16 एलसीएम 64 1 जा, दिस इज 27x, 16 4 जा 4 9 जा 36x। कितना आ गया आपका माइनस 9x/64, दिस इज माइनस 9x/64। Are they equal? No, these are not equal. That's why this is not an arithmetic progression.
the number involved here don't make an arithmetic progression. रीजन मिल गया आपको? ठीक है जी, ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। बच्चे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ कैलकुलेशन में आप जितना फास्ट होंगे, देखिए 5वीं 6वीं क्लास का अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आता, सीधी सी बात है, ये तो मुझे पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, बट यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन। यू मस्ट बी परफेक्ट, यू मस्ट बी सो फास्ट इन दिस कैलकुलेशन, ठीक है ना? एग्जाम का टाइम होता है, देयर इज नो मोर टाइम, है ना, फॉर यू। दिस इज लिमिटेड टाइम, सो प्लीज, है ना, प्रैक्टिस अलॉट बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। वन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट, यानी ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो, पहला मीटर की अगर खुदाई होती है, जब भी है ना वेल डिग कराते हैं हम लोग, 1 मीटर पहला मीटर खुदवाते हैं, तो ऑब्वियस है उसका चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है ना। दूसरा मीटर उसके बाद जब शुरू होता है तो चार्ज कम करते जाते हैं, कम करते मतलब एक फिक्स चार्ज कर देते हैं बाद में। पहले मीटर का जैसे इन्होंने 150 करा है, अगर 2 मीटर खुदवाना है आपने तो कितना चार्ज देंगे? 150 प्लस अगले वाले मीटर का 50 रुपीज। 3 मीटर करवाना है तो क्या देंगे? 4 मीटर का खुदवाना है, 5 मीटर का खुदवाना है, तो यहाँ पर हमें ये टर्म्स निकालने हैं। तो दे रखा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर का कितना है, यानी A1 आपका कितना है? 150 रुपीज, ठीक है। अब हमने दूसरा टर्म फाइंड आउट करना है, 2 मीटर खुदवाना है, ठीक है ना। तो आप ये बोलेंगे 50 रुपए दे दो दूसरे मीटर के, भाई पहले का तो आपने 150 रखना ही रखना है उसमें। पहला मीटर खुदेगा तभी तो दूसरा मीटर आएगा, ठीक है ना। तो कितना? 150 ये और 50 ऐड कर लो उसमें, ये हो जाएगा आपका 200 रुपीज। अब अगर मान लीजिए 3 मीटर खुदवाना है तो कितना पे करेंगे? तो 200 में 50 और ऐड कर लीजिए, 250। नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 4 मीटर अगर खुदवाना है कुआ आपने, तो ये 300 हो जाएगा। 5 मीटर खुदवाना है तो ये 350 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके टर्म्स आते जाएंगे। ध्यान रखना है आपने, पहले मीटर का कितना देना है? 150। 2 मीटर करवाना है तो 150 में 50 ऐड कर दीजिए। 3 मीटर कराना है तो 150 पहले मीटर का, 50 100 हो गया, वो आपका 250 हो गया। 4 मीटर कराना है तो 150 पहले मीटर का, और 3 मीटर जो एक्स्ट्रा उसका 50 इंटू 3 150, वो 150 प्लस 150 इट बिकम्स 300। तो समझ में आ रहा होगा। फिर आपका 350 400 इस तरह से टर्म्स आते जाएंगे। उन्होंने बोला है डज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चेक कर लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, ठीक है। सो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 दैट इज 50। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? A3 माइनस A2 के। A3 इज व्हाट? 250 माइनस A2 इज 200, दिस इज 50 ऑल्सो। एंड नाउ हमें क्या चेक करना है? A4 माइनस A3। A4 कितना है? 300 है। A3 कितना है? 250 है, राइट। कितना आ गया? 50। तो हर बार हमें क्या मिल रहा है? जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो 50 आ रहा है, डिफर नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बार 50 आ गया, फिर और कुछ आया, फिर और कुछ आया। अगर ऐसा आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका आंसर मिल गया, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस, दिस list of numbers makes an arithmetic progression. And why? क्यों? Because the common difference is same, because the difference between any two consecutive numbers, ठीक है,
चाहे ये उठा लो या ये उठा लो या ये उठा लो या ये उठा लो, दैट इज सेम। आपने ये उठा लिया a2 माइनस a1 कितना हुआ 50 हुआ। भाई मैंने अगला ना उठा करके ये वाला पेयर उठा लिया a5 माइनस a4, ठीक है, वो भी मेरा आपका 50 आना चाहिए। a100 उठा लूं और a99 उठा लूं, 100वां टर्म और 99वां टर्म, 100 और 99 का डिफरेंस भी 50 ही आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो प्रोग्रेशन दे रखी है आपकी, प्रोग्रेशन बाद में बोली ना हमने, ये जो आपका नंबर्स का क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखा है, ये क्या बनाती है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। चलो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में देखते हैं हम द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट पर आपका मनी डिपॉजिट किया जाता है अकाउंट में, सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट, आपका एक फिक्स मनी जो है आपके किस में ऐड हो जाएगा, जो प्रिंसिपल आप जमा करते हो ना, दैट इज प्रिंसिपल। मान लीजिए आप 100 रुपीज जमा करते हैं, पर ईयर आपका 10% इंटरेस्ट आता है, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट बना आपका 10 रुपीज, तो 100 प्लस 10, दूसरी साल आपका कितना अमाउंट हो जाएगा आपके अकाउंट में 110 रुपीज, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा वे है इसको समझने का, ठीक है। अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आपका जो 100 रुपीज इनिशियल है ना, जो आपकी प्रिंसिपल 100 रुपीज है, फर्स्ट टाइम जो आपने मनी डिपॉजिट किया है 100 रुपीज, उसी का 10% चलता रहेगा। 100 110 फिर 10 ऐड कर दो 120 फिर 10 ऐड कर दो 130 140 150 160 इस तरह से चलता रहेगा। हर साल आपका 10-10 रुपए बढ़ता रहेगा। अब देखिए क्या आपको लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट वाला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, जो भी टर्म्स उनसे इन्वॉल्व होते हैं? भाई बिल्कुल 100 110 120 130 140 150 ऐसा है नहीं है। क्लियर हो रहा होगा? द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive numbers, any two consecutive terms is always कितना 10 आता है, that's why it makes an arithmetic progression. But in the case of compound interest, अब भाई compound interest है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको 100 रुपीज वाला जो है वो कंसेप्ट भी आपको बता दूं। देखो एक केस लेते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का, एक लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ध्यान देना जरा, सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने 100 रुपीज जमा किया, इस पर भी मैंने 100 रुपीज, ठीक है ना। अब देखिए एक साल के एंड में 10% मान के चलते हैं हम लोग, कितना परसेंट लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट 10% दोनों केस में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ईयर ये रहेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाएगा 110 रुपीज, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा भाई 110 बनेगा, ठीक है जी। एक साल में तो इंटरेस्ट आपका 10-10 रुपए हो गया। बट नाउ इफ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, है ना, द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड हियर इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 100 रुपीज पर करेंगे। याद रखना मैंने अभी तो बताया था ना आपको। तो इसका 10% कितना हुआ 10 रुपीज हुआ। अब 110 ऑलरेडी है, 10 और ऐड कर दीजिए, दिस बिकम्स 120 रुपीज। अंडरस्टूड? नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस वन की कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट अर्न करता है। यानी इंटरेस्ट कहाँ कैलकुलेट करेंगे 110 पे, ना कि 100 पर। तो 110 का 10% कितना होता है, जीनियस बच्चे इस बात को पहले जानते हैं। 100 का 10% 10 रुपीज, 110 का कितना 11, तो 11 ऐड कर दीजिए 121 बन जाएगा। तो देखिए पहले साल का इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दिस इज सेम, बट द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर in the case of simple interest it will be same, but what अगर in the case of compound interest की बात करते हैं, this will not be equal to the simple interest, it will be क्या different, because the interest is calculated, okay, the interest is calculated not the initial, not the principal money, it is calculated what, principal plus interest for the first year
एंड द अमाउंट बिकम्स व्हाट, प्रिंसिपल फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है इतना? यानी आपका जो इनिशियल मनी 100 रुपीज था, आपका 10 रुपीज उसमें ऐड हुआ, एक साल का इंटरेस्ट 110 बन गया। नाउ द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 110 रुपीज। इसका कितना 11 आ गया, वो हमने ऐड कर लिया। इसमें देखिए 120 के बाद 130 आएगा, क्योंकि इसका 10% 10 रुपीज इसमें ऐड होके आ गया, ठीक है ना। अब इसका 10% कितना होगा, तो 121 रुपीज है, तो यहाँ पर कितना 10% आ जाएगा, 12.10, 12 रुपए 10 पैसे, 12 रुपीज 10 पैसे। अब 12 रुपीज 10 पैसे यहाँ ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। यहाँ पर 1 to 1 ऐसे करके कर लीजिए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो 133.10 हो जाएगा, 133.10 आपको दिख रहा होगा क्लियरली। कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, आ रहा है समझ में, द इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, है ना, फॉर ईच ईयर। इन द केस ऑफ SI द इंटरेस्ट इज फिक्स। एक बार बता दिया कि 10% 100 रुपीज का 10 रुपए आप ऐड करते जाना बस। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो अमाउंट आपका डिफरेंट बनता जाएगा हर साल। यहाँ 110 एक साल के लिए तो मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये बिगड़ता चला जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये फिक्स रेट से चलेगा। यहाँ पर ये इसका 10%, ये फिर इसका 10% इसमें ऐड कर दोगे, यहाँ फिर उसका 10% उसमें ऐड कर दोगे, वो इस तरह से चलेगा। तो इस टाइप के जो टर्म्स आते हैं वो AP बनाते हैं। इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द टर्म्स इन्वॉल्व या द नंबर इन्वॉल्व, in the case of simple interest they make an AP, but in the case of compound interest terms involve don't make an arithmetic progression, so this is not an AP, ठीक है। अब हमने केस कौन सा लिया है, हमने केस लिया है यहाँ पर 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं। देखिए 10,000 रुपीज, ये सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। 10,000 हमने क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, वेरी गुड। अब 10,000 का 8% कितना होता है, कितना है 8% पर एनम है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000 का 8% कितना होता है बच्चे लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कितना होता है भाई। 8% का मतलब क्या होता है, वैसे दिमाग में अप्लाई, मतलब दिमाग काम तो करता है, मेंटली कैलकुलेट करो इसको। व्हाट इज 8%, व्हाट इज 10%, 1000, 8% कितना हो गया 800, यस या नो, वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 10,800 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। क्या हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 1 ईयर इट विल बी 10,800। क्यों, क्योंकि 10,000 का 8% हमने उसमें ऐड कर दिया 9। अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 10,800 पे कैलकुलेट होगा। अब 10,800 का 8% निकालिएगा, तो निकालना तो आपको पता ही है कि 8/100 ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज 10,800, ठीक है ना। तो 2 जीरो इससे कर लीजिए, 8 8 व्हाट 64 एंड 8 बन जा 8, 864। पहले 800 रुपए था, 800 था, अब 864 रुपए, 864 हो गया। और 864 हम इसमें नहीं, इसमें ऐड करेंगे 10,800 में, 10,800 में हम 864 ऐड करेंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट 16, तो 11,664, 11,664 आपका अमाउंट बन जाएगा, वेरी गुड। तो वैसे भी अगर आप यहाँ 3 टर्म्स निकाल करके, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, 4 निकालना है 4 निकाल लीजिए, ठीक है ना। 3 से भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। देखो ऊपर वाला पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैंने ये तो आपको किसके लिए समझाया था, जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए कि आपको समझ में आ जाए व्हाट इज द कंसेप्ट। बट एक्चुअल में जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे वो ये होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 10,000, 10,800, 11,664। तो आपका A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 माइनस A1 कितना आता है, दिस इज 800, ठीक है ना। और A3 माइनस A2 कितना आता है, यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 864,
4। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive numbers involved in the series, that is not equal, that is not the same. That's why RS समझ में it doesn't make an arithmetic progression। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसके 4 भी निकाल लीजिए, 5 निकाल लीजिए, जैसा आपको उचित लगता है। कम से कम आपको 3 तो निकालने ही पड़ेंगे, जिससे कि आपका कॉमन डिफरेंस 1 और ये जो 2 निकाले हमने वही डिफरेंट हो जाएंगे इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एसआई का केस क्लियर हो गया, सीआई का केस क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।